हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 47 पर उदाहरण 2 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपनी गणित की किताब में पेज 47 पर देख रहे हैं, उदाहरण 2 में दिया गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और रुपए 9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी रुपए 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका हल हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने उदाहरण 2 में हल को प्राप्त किया था। बीजगणितीय निरूपण के लिए या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इस उदाहरण में दी गई जो स्थितियां हैं उनको जब हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम जानते हैं कि इस उदाहरण में जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है या इस उदाहरण में जो हमें ज्ञात करना है आगे चलकर, तो अगर आप देखें तो इसमें हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक रबड़ का मूल्य हमें नहीं ज्ञात है और यही आगे चल कर के प्रश्न बनेगा और यही हमें इसमें ज्ञात करना होगा आगे चलकर। तो जो हमें ज्ञात करना होता है या संभावित रूप से हमें ज्ञात करना है उसे हम एक चर के द्वारा अर्थात एक अक्षर के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस उदाहरण के हल में देख रहे हैं कि एक पेंसिल के मूल्य को x रुपए के द्वारा और एक रबड़ के मूल्य को y रुपए के द्वारा व्यक्त किया गया है और उसे फिर बीजगणितीय रूप में लिखा गया है जैसे हमने पिछले वीडियो में उदाहरण 1 में किया था। इसे कैसे किया है थोड़ा सा समझ लें। जो पहली शर्त इस उदाहरण 2 में दी गई है उसे देखें। जबकि हमने एक पेंसिल के मूल्य को x रुपए मान लिया है और एक रबड़ के मूल्य को y रुपए मान लिया है, तब रोमिला ने जो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी थी, तो हम अगर 2 पेंसिल के मूल्य को ज्ञात करें जबकि हमें एक पेंसिल का मूल्य x रुपए पता है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा जब हम 2 और x को गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे x यानी 2x हो जाएगा। वही 2x यहाँ पर लिखा गया है, ये पहली स्थिति के लिए है। और इसके बाद 3 रबड़ भी खरीदी थी रोमिला ने, तो 3 रबड़ का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक रबड़ के मूल्य में 3 से गुणा कर देंगे और एक रबड़ का मूल्य कितना है y, तो 3 और y को जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3y और इस प्रकार हमें 3y 3 रबड़ का मूल्य प्राप्त हो जाएगा और 2 पेंसिल का मूल्य हमें 2x पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब उस रोमिला ने 9 ही रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी थी, यानी 2 पेंसिल का मूल्य और 3 रबड़ के मूल्य को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 9 रुपए प्राप्त होना चाहिए। उसी को अर्थात पहली शर्त को बीजगणितीय रूप में जब लिखा गया तो उसे 2x धन 3y बराबर 9 के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और जिसे समीकरण 1 के रूप में दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार उदाहरण में दी गई जो दूसरी शर्त है उसे भी बीजगणितीय रूप में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ दूसरी शर्त जो थी उसमें आप देख रहे हैं कि जो सहेली थी रोमिला की सोनाली, उसने
₹18 में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी थी। अब यहाँ पर भी हमें एक पेंसिल के मूल्य के आधार पर 4 पेंसिल्स का मूल्य जब निकालेंगे तो 4x मिलेगा, और 6 रबड़ का मूल्य जब हम एक रबड़ के मूल्य के आधार पर निकालेंगे जो कि y के रूप में यहाँ पर है, तो हम 6y को प्राप्त करेंगे। और जब दोनों 4 पेंसिलों का मूल्य और 6 रबड़ का मूल्य जब हमें प्राप्त हो जाता है और उसे जब जोड़ेंगे तो कुल ₹18 उस सोनाली ने खर्च किए थे, उसके बराबर होना चाहिए। तो दूसरी शर्त जो इस उदाहरण 2 में दी गई थी, उसे हम अगर बीजगणितीय रूप में लिखते हैं तो 4x धन 6y बराबर 18 हमें प्राप्त होता है, और इसे समीकरण 2 के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो दोनों समीकरण हैं 1 और 2, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें दो चरों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये 2 चरों में रैखिक समीकरण है। घात 1 है दोनों चरों की और 2 चर हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे 2 चरों में ये रैखिक समीकरण है। साथ ही साथ हम दोनों समीकरणों को जब साथ लेते हैं तो हम इसे कहते हैं कि यह 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म है, यानी जोड़ा है। रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा है दोनों को साथ लेने पर, एक साथ लेने पर। तो यह ध्यान रखना है हमको। तो इस प्रकार जो उदाहरण 2 में स्थितियाँ दी गई थी उसका बीजगणितीय रूप आपका समीकरण 1 और 2 के रूप में प्राप्त जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म है, वह हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब इसी बीजगणितीय रूप के द्वारा हम उदाहरण 2 में दी गई जो स्थितियाँ हैं उनके ग्राफीय रूप को या ज्यामितीय रूप को भी प्राप्त करेंगे या व्यक्त करेंगे। कैसे करते हैं यह भी आपका उदाहरण 1 में जैसे आपको बताया था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करना है। समीकरण 1 से हमें एक सारणी प्राप्त करनी है इस तरह की, जिसमें एक कॉलम में x लिखा होगा, दूसरे कॉलम में y होगा। नहीं, एक कॉलम में आपका यहाँ पर x दिख रहा है, x और y दोनों दिख रहा है। एक कॉलम में x और y दोनों दिख रहा है। अब यहाँ पर y के साथ में चर x के पदों में एक मान दिख रहा है। यह मान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? यह पहली समीकरण जो है, पहली जो सारणी है वह पहली रैखिक समीकरण के लिए है, इससे प्राप्त हुई है। अब इससे कैसे प्राप्त हुई है ज़रा देखिए। x तो हमने ऐसे ही लिख लिया, बिना कुछ सोचे समझे उसमें सीधे x लिख देना है। लेकिन जब y लिखते हैं तो y के साथ में हम चर x के पदों में y का मान भी लिखते हैं। तो उसे कैसे प्राप्त करते हैं? इसी समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं। अब इस समीकरण 1 से कैसे प्राप्त करेंगे आप y का मान? इस 2x को यहाँ से हटाएंगे, बाईं तरफ से हटाकर दाईं तरफ ले जाएंगे तो 9 ऋण 2x हो जाएगा। वही 9 ऋण 2x यहाँ पर लिखा गया अंश में। और ये जो y के साथ 3 है इसको भी यहाँ से हटाएंगे। जिस भी राशि का मान हमें ज्ञात करना होता है उसे हम अकेला कर देते हैं, और अकेला करने के लिए उसके साथ में जितने भी पद होते हैं, जितनी भी गुणांक होते हैं, उन सब को हम हटा करके दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 को भी दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 और y के बीच गुणे का चिन्ह है, जो कि 3 और y के बीच कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पर 3 गुणे y है वास्तव में, और जब हम इस 3 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो गुणा जो है वो भाग में बदल जाएगा। और इसी कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं सारणी में y बराबर 9 ऋण 2x बटे 3 लिखा गया है। अब जब आपको x पहले कॉलम में x और y इस तरह से आप लिख लेते हैं और y का मान चर x के पदों में लिख लेते हैं, जिस समीकरण के लिए आप सारणी लिख रहे होते हैं उसी समीकरण से y का मान यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। और इस प्रकार जब पहला कॉलम हमारा पूरा हो जाता है तब हम अपने मन से x को कुछ मान दे देते हैं, और यहाँ पर आपको 2 मान चर x को दे करके 2 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त किए गए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप 3 मान चर x को देते हैं तो उसके संगत 3 y के मान प्राप्त करते हैं तो आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त होंगे। और जब हम 3 बिंदुओं के निर्देशांक लेकर के चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ को प्राप्त करते हैं, तो हमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है जिसमें त्रुटि की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन आप
दो बिंदुओं से भी ग्राफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो आप दो बिंदु लेकर के भी कर सकते हैं। आपकी किताब में भी दो ही बिंदु लेकर के ग्राफ बना करके दिखाया गया है, क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं वो सब रैखिक समीकरण हैं, अर्थात उनसे हमें ग्राफ के रूप में एक रेखा ही प्राप्त होनी है। और किसी भी रेखा को निश्चित रूप से खींचने के लिए हमें केवल दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर चर के दो मान लिए जाते हैं, उसके संगत y के भी दो मान प्राप्त करके दो बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान पहले 0 लिया गया है। जब 0 लिया गया तो y का मान जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 हो जाएगा, और इस प्रकार 9 माइनस 0 हो जाएगा, फिर 9/3 होगा। 3 से जब 9 को सरल करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से y का मान 3 प्राप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद x की जगह 4.5 लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान पूर्णांक में नहीं है, लेकिन फिर भी लिया गया है। ये सोच कर लिया गया है कि 4.5 को दिखाना उतना कठिन नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 के ठीक बीच में होगा, यह सोचकर यहाँ पर लिया गया है। इसलिए आप इसको चाहे तो लें चाहे ना लें। और अगर आप अपूर्ण इसको दर्शाने में आपको परेशानी महसूस होती है तो आप किसी अन्य बिंदु को ले सकते हैं जहाँ जिसमें पूर्णांक में चर x का मान भी हो और y का भी मान हो, उसके संगत y का भी मान पूर्णांक में हो। ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब x का मान 4.5 लिया गया तो जब यहाँ पर देखिए y का मान ज्ञात करते समय 2 गुणे 4.5 होगा, जो कि 9 के बराबर हो जाएगा। फिर 9 ऋण 9 होगा, और 9 ऋण 9 में से जब 9 में से 9 घटेगा तो 0 आएगा, 0/3 होगा, और इस प्रकार सरल होकर के y का मान 0 प्राप्त होगा। तो अब हमें पहली समीकरण के ग्राफ के निरूपण के लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए हैं, और इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे। ठीक इसी प्रकार आप दूसरी समीकरण से भी एक सारणी प्राप्त करेंगे, जो कि आपकी किताब में यहाँ पर दिखाई गई है। पेज 47 पर आप देख रहे हैं पहले कॉलम में x और y के मान लिखे गए हैं, और फिर यहाँ पर भी y का मान चर x के पदों में प्राप्त किया गया है। और इस प्रकार चर x के पदों में जो मान प्राप्त होता है उसको लिख करके ठीक वैसे ही x के दो मान यहाँ पर लिए गए हैं 0 और 3, और उसके संगत y के मान 3 और 1 प्राप्त किए गए हैं। और यहाँ पर भी दो y के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 0,3 मिला है, यहाँ पर 3,1 दूसरा बिंदु मिला है, और पहले वाले समीकरण में 0,3 पहला बिंदु मिला है, और 4.5,0 दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। अब इन बिंदुओं को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या निरूपित करते हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो आप देख रहे हैं ज़ीरो ग्राफ में आकृति 3.3 जो कि पेज 47 पर है। आप इसको अच्छी तरह से देखें, इसमें कैसे दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि 0,3 को कैसे दिखाया गया है। 0 भुज है, यानी मूल बिंदु से हम हमेशा दूरियों को मापते हैं। तो मूल बिंदु से अगर 0 दूरी में मापेंगे तो क्या होगा, ओ पर ही रह जाएंगे, ओ मूल बिंदु है वहीं पर रह जाएंगे। और फिर 3 कोटि है, कोटि का मतलब कि x अक्ष से दूरी है। अब x अक्ष से लंबवत दूरी होती है, उसे प्राप्त करने के लिए हम y अक्ष पर यहाँ पर चलेंगे, और 3 इकाई दूरी चलने पर हम इस बिंदु तक पहुँचेंगे जो कि हमारा 0,3 होगा। तो 0,3 को इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अगला बिंदु यहाँ पर 3,1 को दिखाया है। तो 3,1 का मतलब 3 यहाँ पर भुज है, और मूल बिंदु से चूँकि धन 3 है, 3 का मतलब धन 3 से है, तो धनात्मक x अक्ष पर हम लोग चलेंगे, यानी दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष की पर चलेंगे, और 3 इकाई दूरी तय करेंगे। 3 इकाई दूरी तय करने के बाद आप देख रहे हैं कोटि यहाँ पर 1 है, अर्थात 1 है यानी धन 1 है। तो
हम y अक्ष पर एक इकाई दूरी ऊपर की ओर चलेंगे या फिर y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर हम y अक्ष के समांतर चलेंगे। तीन इकाई दूरी x अक्ष पर चलने के बाद एक इकाई ऊपर की ओर चलेंगे तो इस बिंदु तक पहुँचेंगे। और इस प्रकार 3.1 जो बिंदु है उसको हम यहाँ पर निरूपित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो दो बिंदुओं का निरूपण इस तरह से हुआ। और इसके बाद 4.5, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। इस बिंदु को अगर हम यहाँ पर दर्शाना चाहें तो 4.5 क्या है, धनात्मक है, इसलिए मूल बिंदु से हम 4.5 इकाई दूरी x अक्ष की धनात्मक दिशा में यानी दाईं ओर चलकर प्राप्त करेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके बाद आप कोटि शून्य देख रहे हैं। कोटि शून्य होने का मतलब कि हमें y अक्ष पर या y अक्ष के समांतर बिल्कुल नहीं चलना है, शून्य दूरी हमें तय करनी है, यानी बिल्कुल नहीं चलना है। तो जिस बिंदु पर हम पहुँचे वही 4.5, बिंदु हो गया। अब आप देख रहे हैं केवल 3 बिंदुओं को यहाँ दर्शाया गया है, जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 बिंदु हमें दोनों सारणियों में मिल रहे हैं। आपको यह ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर 0,3 यहाँ पर भी बिंदु है और 0,3 इस दूसरी समीकरण में भी, दूसरी सारणी में भी है। तो इसीलिए जब 0,3 दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमें ग्राफ पर केवल 3 बिंदुओं को दर्शाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जब रेखा खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमको एक ही सरल रेखा प्राप्त होती है। और यहाँ पर हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, अर्थात दोनों समीकरणें एक ही सरल रेखा को निरूपित कर रही हैं, या उनका ग्राफ एक ही सरल रेखा है। या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, यानी इस तरह से आपतित हो रही हैं कि एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रही हैं। अर्थात इसको हम एक और तरह से अगर व्यक्त करें, शब्दों में कहें, तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों, जो कि समीकरण 1 और 2 आपकी किताब में दिया गया है, समीकरण 1 और 2 के द्वारा जो निरूपित होने वाली 2 रेखाएं हैं वो परस्पर संपाती हैं, यानी एक दूसरे पर इस प्रकार आपतित होती हैं कि एक दूसरे को ढक लेती हैं। और इस प्रकार इस उदाहरण में बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब में पेज 49 पर, पेज 49 पर, आप देख रहे हैं अपनी किताब में पेज 49 पर प्रश्नावली 3.1 है, उसके प्रश्न 2 को आपको हल करने का प्रयास करना है। और इसके हल को आप अपने कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करेंगे, भेजेंगे, और मैं उसे देखूंगा और चेक करूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। यदि कहीं कोई भी परेशानी आपको समझने में आती है तो उसे आप अवश्य पूछेंगे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।